घाटी में मानवाधिकार हनन के नाम पर देश विरोधी एजेंडा चलाने वालों को यूनाइटेड नेशंस ने बड़ा झटका दिया है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने चिल्ड्रन एंड आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट यानी बच्चों पर सशस्त्र संघर्ष के प्रभाव को लेकर सालाना रिपोर्ट जारी कर दी है। करीब 12 साल बाद इस लिस्ट में भारत का नाम नहीं है। संयुक्त राष्ट्र ने लिस्ट से भारत का नाम हटाने के पीछे बच्चों की बेहतर सुरक्षा के लिए भारत सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का हवाला दिया है। कहा जा रहा है कि अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद बच्चों की सुरक्षा से जुड़े कई कानून जम्मू कश्मीर में भी अमल में आने लगेंगे, जिसका फायदा हुआ। न्यूज रूम से प्रणय उपाध्याय इसी बड़ी खबर पर हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। प्रणय, सबसे पहले तो जिस तरीके की ये रिपोर्ट आई है, आप जानते ही हैं कि भारत के खिलाफ जो प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है उस पर ये करारा तमाचा है, और क्या जानकारी आप हमारे दर्शकों को दें? देखिए शोभना, भारत ने लगातार इस पूरे मामले को लेकर यूएन को भी एंगेज किया था। पिछले साल यूएन के एक प्रतिनिधिमंडल भारत आया था, साथ ही जो महिला बाल विकास मंत्रालय है उसके अधिकारियों के साथ बैठक की थी, और एक वर्कशॉप का आयोजन जो है वो जम्मू कश्मीर में किया गया था। शायद ये उसी का नतीजा है कि इस पूरे मामले को लेकर जो यूएन की ताजा रिपोर्ट आई है, इसमें करीब 12 साल बाद भारत का नाम उससे बाहर रखा गया है, क्योंकि इस फहरिस्त के अंदर इससे पहले भारत का नाम पिछले 2010 के बाद से लगातार बना रहा, और इस फहरिस्त के अंदर पाकिस्तान और दूसरे कई मुल्कों का नाम पहले से मौजूद रहा है। भारत के लिहाज से जिस तरीके से आपने भी जिक्र किया, बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि आपको याद होगा 2017 में पाकिस्तान की उस समय की जो डिप्लोमेट थी यूएन में, मलिहा लोधी, उन्होंने एक तस्वीर दिखाई थी कि किस तरीके से इस आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट में या कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन के अंदर बच्चे निशाना बनते हैं। ये बात अलग है कि वो तस्वीर फेक थी और वो फिलिस्तीन की एक लड़की की तस्वीर थी, लेकिन पाकिस्तान इसका इस्तेमाल करता रहा है। इस तरीके की तस्वीरें जब जब इकट्ठी हुई और वो जनमत के लिए बनाने के लिए या अपने समर्थन को जुटाने के लिए करता रहा है, लेकिन इस रिपोर्ट के बाहर आने से कहीं ना कहीं भारत की कोशिशों को एक बड़ा बल मिला है। साथ ही यूएन की एक मोहर लगने के बाद से भारत के लिए ये साबित कर देना, बताना ज्यादा जिसे कहा जा सकता है मजबूत हुआ है भारत का केस, जो कि पहले से मजबूत था, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय छवि के लिहाज से कहा जाए तो काफी महत्वपूर्ण है ये। बहुत बहुत धन्यवाद प्रणय आपका इस पूरी जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे और बड़ी खबर इस समय की दे दे। रूस की प्राइवेट आर्मी वैगनर पर यह बड़ी खबर है। प्रिगोजिन का वैगनर से अब नियंत्रण खत्म होगा। रूसी रक्षा मंत्रालय के अधीन आएगा वैगनर ग्रुप। 1 जुलाई से वैगनर ग्रुप पर सेना का नियंत्रण होगा। वैगनर के 30,000 लड़ाकों ने दी मंजूरी, तो बड़ी जीत इसको पुतिन की माना जा सकता है, क्योंकि वैगनर ग्रुप ने जिस तरीके से विद्रोह का आगाज कर दिया था रूस की सत्ता के खिलाफ, उसको देखते हुए ये माना जा रहा था कि पुतिन शायद डर गए हैं। लेकिन अब ये जो बड़ा फैसला लिया गया है, प्राइवेट आर्मी वैगनर जो है उस पर अब रूस की आर्मी का कब्जा होगा। प्रिगोजिन का वैगनर से जो दबदबा है वो खत्म होगा। ये कहीं ना कहीं एक बेहद राहत भरी खबर है पुतिन के लिए। प्राइवेट आर्मी वैगनर पर यह बड़ी खबर इस समय की हम आपको बता रहे हैं। रूसी रक्षा मंत्रालय के अधीन काम करेगा वैगनर। प्राइवेट आर्मी के तौर पर अस्तित्व खत्म हो जाएगा अब इस वैगनर ग्रुप का। 48 घंटे में वैगनर का द एंड। 1 जुलाई को खत्म हो जाएगा वैगनर ग्रुप। प्राइवेट आर्मी के तौर पर अस्तित्व खत्म। कृष्ण मोहन जी न्यूज संवाददाता इसी बड़ी खबर पर जुड़ रहे हैं। कृष्ण मोहन, ऐसा माना जा रहा था कि जिस समय वैगनर ग्रुप ने सत्ता के खिलाफ अपनी आवाज को बुलंद कर दिया था कि पुतिन के लिए मुसीबतें बढ़ गई हैं, पुतिन झुक गए हैं उसके बाद जब वैगनर ग्रुप वापस अपना उसने फैसला लिया। लेकिन अब ये जो बड़ी खबर आ रही है, इससे लग रहा है कि पुतिन के लिए ये एक बड़ी जीत है। बिल्कुल सही बात है। दरअसल जिस बात पर प्रिगोजिन ने अपना विद्रोह शुरू किया था, यानी रूसी रक्षा मंत्रालय के तहत काम न करने का जो उनकी जिद थी वो ख़त्म हो जाएगी। 1 जुलाई यानी अब से सिर्फ 2 दिन बाद वैगनर ग्रुप एक प्राइवेट मिलिट्री कॉन्ट्रैक्टर नहीं रहेगा। रूस या यूक्रेन में कहीं पर भी उसकी तैनाती नहीं होगी। 30,000 के लगभग वैगनर ग्रुप के लड़ाके माने जाते हैं। उनमें से ज़्यादातर दस्तखत कर रहे हैं उस कागज़ पर, उस डॉक्यूमेंट पर जिसके तहत वो रक्षा मंत्रालय के तहत काम करने के लिए तैयार हैं। रूसी सेना में उनको एक ख़ास डिपार्टमेंट के तहत रखा जाएगा। जो वैगनर ग्रुप के लोग इस रक्षा मंत्रालय के साथ काम करने के लिए तैयार नहीं है, इस डॉक्यूमेंट पर दस्तखत नहीं कर रहे हैं, उनके पास बेलारूस जाने का रास्ता खुला रहेगा, लेकिन वो भारी हथियार लेकर बेलारूस नहीं जा सकेंगे। प्रिगोजिन भी आप जानती हैं कि बेलारूस में है, और प्रिगोजिन और उसके बचे खुचे जो वैगनर ग्रुप के लड़ाके हैं जो रूस छोड़कर जाएंगे, वो वहाँ पर बेलारूस की तरफ से यूक्रेन की सीमा पर तैनात रहेंगे। लेकिन रूस या यूक्रेन में
अब कोई प्राइवेट मिलिट्री कॉन्ट्रैक्टर वैगनर पीएमसी नहीं रहेगा। 1 जुलाई से वैगनर ग्रुप का अस्तित्व रूस में खत्म हो जाएगा। ये एक बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि 23-24 जून को जब प्रिगोजिन ने पुतिन के खिलाफ सीधे सीधे बगावत की थी और मॉस्को कूच करने का ऐलान किया था, वेस्टर्न मीडिया ने इसको बहुत ज़्यादा दिखाया था। पुतिन की जो अंतर्राष्ट्रीय छवि है इससे बहुत ज़्यादा धूमिल हुई थी, बहुत सारे मीम बने थे। पूरा का पूरा वेस्टर्न मीडिया ये साबित करने में जुट गया था कि पुतिन के दिन अब खत्म हो गए। लेकिन ऐसा नहीं। प्रिगोजिन का क्या भविष्य है? अब प्रिगोजिन को लेकर क्या कदम पुतिन उठा सकते हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं झुक जरूर गए थे पुतिन, लेकिन नाराजगी उनके मन में जरूर होगी। बेलारूस ने हालांकि एक सेतु का काम किया था इस पूरी समस्या के आने के बाद। शोभना, रूसी राष्ट्रपति पुतिन का यह कहना कि प्रिगोजिन ने उनकी पीठ में छुरा भोंका है, बहुत बड़ा स्टेटमेंट था और पुतिन कभी भी किसी भी हालत में प्रिगोजिन को माफ नहीं कर सकते हैं। यहाँ तक कि उस दिन जिस दिन ये विद्रोह हो रहा था, यानी 24 जून को, प्रिगोजिन ने बहुत कोशिश की थी कि वो पुतिन से संपर्क कर लें, लेकिन पुतिन ने बात करने से इनकार कर दिया था। प्रिगोजिन अभी की जो स्थिति है, अभी वो बेलारूस में ही रहेंगे, उनके बचे खुचे लड़ाके भी वहीं रहेंगे, लेकिन जो दूसरे बड़े वैगनर ग्रुप के लोग हैं उनमें से ज़्यादातर लोग रूसी रक्षा मंत्रालय में काम करने के लिए तैयार हो गए हैं, वो रूस में ही रहेंगे। शोभना, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और हम अपने दर्शकों को बता दें कि ये एक्सक्लूसिव खबर जी न्यूज संवाददाता कृष्ण मोहन ने हमें दी है। तो अब प्रिगोजिन की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। प्राइवेट आर्मी वैगनर को लेकर ये बड़ी खबर है। रूसी रक्षा मंत्रालय के अधीन काम करेगा अब ये वैगनर आर्मी जो है।